तारीख 2 जुलाई 2019 शाम का समय और पूरी दुनिया की निगाहें टीवी पर टिकी थी। चिली और अर्जेंटीना में लाखों लोग आसमान को देख रहे थे। वो सभी जानते थे कि चांद आते ही उन्हें सोलर एक्लिप्स का नजारा देखने को मिलने वाला है। जहां हजारों लोग आसमान पर नजर गड़ाए घड़ियां गिन रहे थे, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों का एक समूह इस पूरी घटना को दूसरे नजरिए से देख रहा था। उन्हें पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि ग्रहण अपने आप में कैसा दिखेगा। नासा डेटा का उपयोग करते हुए वे पहले से ही जानते थे कि सूरज ग्रहण के समय एक मोती की तरह आउटर एटमॉस्फेयर में चमकेगा। वैज्ञानिकों के समूह को इंतजार था तो बस अपनी भविष्यवाणी के सच होने का और आसमान में उस भव्य नजारे को रिकॉर्ड करने का। खैर, ये तो रही सूर्य ग्रहण की खगोलीय भविष्यवाणी की कहानी। अब जरा दूसरी घटना पर नजर डालते हैं जो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो 14 मार्च 2021 को यानी कि इस महीने ही हमें साउथ वेस्ट आकाश में मीटियोर शॉवर देखने को मिलेगा। इस दौरान हर घंटे कम से कम 6 मीटियोर काले आसमान से गुजरेंगे। 22 अप्रैल को भी सूर्य उगने से पहले आसमान में मीटियोर शॉवर देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग हर घंटे 18 मीटियोर गुजरेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब वैज्ञानिक घटनाओं के घटित होने से पहले ही उसकी सटीक भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस तरह की घटना सदियों से होती आ रही है और इनकी भविष्यवाणी करने का दौर भी सदियों से जारी है। आप लोगों को अपोफिस एस्टेरॉयड तो याद ही होगा, जो 10 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के काफी करीब से गुजरेगा। इसके धरती से टकराने की थोड़ी बहुत संभावना तो बनी हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके धरती के पास से आने की प्रेडिक्शन 2018 में ही कर डाली थी। सवाल ये नहीं है कि क्या वैज्ञानिकों की एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन हमेशा सटीक कैसे होती है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर वैज्ञानिकों को इन खगोलीय घटनाओं के घटने का पता कैसे चलता है। क्या ये तारीखें पहले से ही किसी कैलेंडर पे मार्क्ड होती है? आखिर ये कौन सी तकनीक है जो वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में घटने वाली घटनाओं की जानकारी दे रही है? रहस्य टेलीविजन में आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन काम कैसे करती है। दोस्तों, अगर आप मेरे गेमिंग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। काफी मैंने गेम प्ले वीडियो डाले हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके जरूर उस चैनल पर जाएं। वैज्ञानिकों की माने तो टोटल एक्लिप्स से कब और कहां होगा इसका अनुमान लगाना एक सीधी प्रक्रिया है। इस तरह के ग्रहण हमारी एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन को और भी सटीक बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। देखा जाए तो वैज्ञानिक भविष्यवाणी करने के लिए अंतरिक्ष के मौसम का जायजा लेने की कोशिश करते हैं और आंकड़ों के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर वैज्ञानिकों को सोलर एक्लिप्स से और स्पेस वेदर के बारे में जानकारी जुटानी है तो वैज्ञानिक इसके लिए सूरज के कोरोना के स्ट्रक्चर पर गौर करते हैं और इससे निकलने वाली सोलर विंड पर नजर रखते हैं। कोरोना से निकलने वाली सुपर हॉट गैसेज स्पेस वेदर को काफी हद तक प्रभावित करती है और डायनेमिक स्पेस कंडीशन को बनाती है। कोरोना के मॉडल को समझना और उसका अध्ययन करना वैज्ञानिकों का सबसे जरूरी काम होता है। इसी आधार पर वह स्पेस वेदर, सैटेलाइट और ग्रहण से जुड़ी भविष्यवाणी कर पाते हैं। जो सैटेलाइट एस्ट्रोनॉट्स और रेडियो जीपीएस जैसी तकनीक पर प्रभाव डालते हैं। सैटेलाइट से मिले डाटा को वैज्ञानिक पृथ्वी से कैप्चर की गई तस्वीरों से मिलान करने की कोशिश करते हैं और सभी जानकारियों को आपस में जोड़ने के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आने वाले समय में किस तरह के एक्लिप्स धरती पर बनने वाले हैं, इनकी बनावट कैसी होगी और इसका क्या प्रभाव वातावरण पर पड़ेगा। खैर, यह तो रही ग्रहण से जुड़ी भविष्यवाणी, जिसका आधार एक तरह से सूरज को माना जाता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि बाकी एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन को किस तरह अंजाम दिया जाता होगा? आखिर वैज्ञानिक कैसे समझ लेते हैं कि कौन सा उपग्रह किस तारीख को कितने बजे धरती के पास से गुजरेगा? इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों को कई पहलुओं पर काम करना होता है। किसी भी घटना से जुड़ी भविष्यवाणी करने से पहले उस घटना में शामिल वस्तुओं को बारीकी से जानने की जरूरत पड़ती है। चलिए आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रॉयड प्रेडिक्शन की। विज्ञान की नजर से देखें तो एस्ट्रॉयड से जुड़ी एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन 3 प्रक्रिया से होती है। पहली प्रक्रिया एस्ट्रॉयड की खोज की है। जब कभी अंतरिक्ष में किसी उल्कापिंड की खोज होती है तो वैज्ञानिक उसके आसपास की ऑर्बिट को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह ऑब्जर्वेशन छोटी होती है, लेकिन इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक जान लेते हैं कि एस्ट्रॉयड की धरती से दूरी क्या है, यह स्पेस के किस हिस्से में लोकेटेड है और यह कौन सी ऑर्बिट का हिस्सा है। दूसरी प्रक्रिया में खोजे गए उल्कापिंडों पर नजर रखी जाती है। वक्त वक्त पर उनकी पृथ्वी से दूरी, ऑर्बिट में आए बदलाव या आसपास के स्पेस में आए बदलाव का ख्याल रखा जाता है। किसी भी तरह के बदलाव को वैज्ञानिक डाटा के रूप में खुद के पास स्टोर करके रखते हैं। तीसरी प्रक्रिया में वैज्ञानिक एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने
या पास से गुजरने की संभावनाओं पर काम करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एस्टेरॉयड का ऑर्बिट कौन से पॉइंट पर धरती से टकरा सकता है। अंतरिक्ष में ज्यादातर एस्टेरॉयड को टेलीस्कोप की मदद से ही खोजा गया है, लेकिन इनकी ऑब्जर्वेशंस के लिए कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी में एस्टेरॉयड के पास के परिवेश में हर बदलाव को बारीकी से समझने और नोट करने का काम करते हैं। इन्हीं ऑब्जर्वेशन के आधार पर वैज्ञानिक कई नतीजे निकालने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल इम्पैक्ट से बचने के लिए और पृथ्वी की तरफ आ रही हर वस्तु का ध्यान रखने के लिए नासा जैसी स्पेस एजेंसी सबसे पहले नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को खोजने की कोशिश करती है और इन वस्तुओं पर खुद की पूरी पकड़ रखती है। इस कार्य को करने की शुरुआत 1992 में नासा द्वारा की गई थी। उन्होंने ये रिकमेंडेड किया था कि हर अर्थ क्रॉसिंग एस्टेरॉयड पर ध्यान रखा जाए और उन्हें फॉलो अप किया जाए। ये सर्वे 25 वर्षों के भीतर 1 किलोमीटर से बड़े सभी वस्तुओं का 90% खोजने के लिए किया जाता है। फिर 3 साल बाद नासा ने यह उद्देश्य बनाया कि वह 10 साल में 1 किलोमीटर से बड़े 90% नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को खोज निकालेगा। इन एस्टेरॉयड का ध्यान रखने और उनकी लोकेशन का जायजा लेने का केवल एक ही उद्देश्य था कि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की पहले से जानकारी इकट्ठी करके उनके आने की प्रेडिक्शन की जा सके, ताकि हम हर स्थिति के लिए पहले से ही तैयार हो। इससे पता चलता है कि वैज्ञानिक उल्कापिंड के पृथ्वी के करीब आने से पहले ही उनकी ट्रेजेक्टरी और ऑर्बिट के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, ताकि हमें उनके पृथ्वी तक आने का अंदेशा पहले ही लग जाए और इस समस्या से बचने के उपाय ढूंढे जा सके। यह नियम केवल धरती के करीब आ रहे एस्टेरॉयड पर लागू नहीं होता है, बल्कि हर खगोलीय घटना पर फिट बैठता है। स्पेस की स्टडी करने का काम आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। आज से कई सदियों पहले जब उच्च तकनीकों का दौर नहीं था, तब भी कई लोग खगोलीय घटनाओं के होने की भविष्यवाणी करते थे। इतिहास में पीछे जाए तो समझ आता है कि प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स भी अर्थ, मून और सन की ऑब्जर्वेशन से ही ग्रहण के टाइमिंग का सही अंदेशा लगाते थे। वह जानते थे कि लूनर एक्लिप्स से और सोलर एक्लिप्स से कब और कैसे लगेगा। उन्हें इस बात का भी ज्ञान था कि चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा थोड़ी देर के लिए पृथ्वी की छाया में जाएगा और सूरज से आने वाली रोशनी को ब्लॉक कर देगा। प्रारंभिक खगोलविद ये जानते थे कि इस अवसर से वह पृथ्वी के साइज के बारे में काफी कुछ नहीं कह सकते हैं। इन छोटी छोटी घटनाओं से ही वह बड़ी बड़ी भविष्यवाणी को जन्म देते हैं। हालांकि उनकी प्रेडिक्शन 100% सच नहीं होती थी, लेकिन ये योजना ज्यादातर काम करती थी। समय के साथ साथ तकनीक विकसित हो गई और एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन में हो रही गलतियों की जगह सटीक आंकड़ा ने ले ली। आज हमारे पास स्पेस में कई ऐसे टेलीस्कोप और सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखने का काम करते हैं और एस्टेरॉयड से लेकर सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों की सारी गतिविधियों को ट्रैक करते हैं। आज विज्ञान ने इतनी तकनीक विकसित कर ली है कि पृथ्वी की तरफ आने वाले कोई भी खतरे या होने वाली किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के बारे में पहले से ही खोज कर ली जाए। सूर्य ग्रहण से लेकर मीटियोर शॉवर और एस्टेरॉयड फ्लाईबाय का सारा डाटा वैज्ञानिकों के पास पहले ही होता है। ये घटनाएं तो केवल हम आम इंसानों के लिए खास और अनोखी होती है, जबकि वैज्ञानिक तो इसके बारे में पहले ही इसकी बारीकी डिटेल जानते हैं। हालांकि किसी भी घटना को सटीक रूप से प्रेडिक्ट कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इन सभी घटनाओं को लेकर हमारी कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन में चलती है। हमें किसी भी घटना के होने का सटीक आंकड़ा कभी पता नहीं चलता है। इसके अलावा हम अभी भी सूरज, पृथ्वी और किसी भी ग्रह का सटीक आकार नहीं जानते हैं। खैर जो भी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन विज्ञान जगत का जरूरी हिस्सा है। इसके बिना पृथ्वी को सुरक्षित रख पाना और आने वाले खतरे से खुद को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। नासा के आंकड़े और डाटा अक्सर इस तरह की प्रेडिक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन आंकड़ों और अध्ययनों के खेल पर टिकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।